आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। सीपीआई लीडर गोविंद पंसारे के कत्ल केस में 6 मुलजमीन को मिली जमानत। जज ने कहा तवील मुद्दत से कैद में रहने की वजह से मंजूर की जमानत। सैफ अली खान पर हमला केस। बांद्रा की एक अदालत ने मुलजिम शरीफुल इस्लाम को 14 दिन के लिए भेजा अदालती तहवील में। सुप्रिया सुले ने मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन की आवाज को दबाने का लगाया इल्जाम। वक्फ जेपीसी की कारकर्दगी पर उठाए सवाल। महाकुंभ भगदड़ वाक़े पर मुख्तलिफ गोशों से किया जा रहा है इजहार अफसोस। यूपी इंतजामिया के नाक़िस इंतजामात को करार दिया गया हादसे का सबब। महाराष्ट्र की बड़ी खबर से पहले शुरुआत करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साल 2015 में सीपीआई लीडर व मुसन्निफ गोविंद पंसारे के कत्ल मामले में 6 मुलजमीन को जमानत दे दी है। जस्टिस एएस किलवर की सिंगल बेंच ने 6 मुलजमीन सचिन, गणेश, अमित देवगेलकर, अमित बड्डी, भरत और वासुदेव सूर्यवंशी की जमानत की दरख्वास्तों को मंजूर किया। उन्हें 2018 और 2019 के दरमियान मुख्तलिफ तारीखों पर गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में है। जस्टिस किलवर ने कहा कि तवील कैद की वजह से 6 मुलजमीन की जमानत की दरख्वास्तों को मंजूर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक और मुलजिम वीरेंद्र सिंह तावड़े की तरफ से दायर जमानत की दरख्वास्त पर अलग से समाअत करेंगे। वाज़ेह का 82 साला गोविंद पंसारे को 16 फरवरी 2015 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में गोली मार दी गई थी और वो 20 फरवरी को जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे थे। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे इस वक्त इस पूरे मामले पर अपडेट के लिए मौजूद हैं। साजिद खान, जिस तरह से मामला 2015 का, गिरफ्तारी 2018-19 की और लंबे अरसे से जेल में रहने के बाद जमानत तो मिल रही है, लेकिन केस का अपडेट क्या है पुलिस के पास? केस का यही है कि ये जो केस था 2022 में जब इसको एटीएस को ट्रांसफर किया गया था, उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि केस में कुछ ना कुछ होगा और एक्यूज जो है वो शायद रिलीफ पा सकते हैं। क्योंकि जब ये मर्डर 2015 में जब अमल में आया था पूना में, ये गानेगर ब्रिज के पास, तो उस वक्त उसके बाद से ही जो हिंदूवादी संगठन थे उन पे जब कुछ कार्रवाई की गई तो बहुत प्रोटेस्ट किया गया और उस पे बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। तो इस वजह से लोगों में ये कंफ्यूजन था कि इस पे इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं। ये एक मतलब मसला था उनको। आज भी जो उनको जो बेल मिली हुई है तो ग्राउंड एक्चुअली में बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि जज की तरफ से जो कमेंट है वो यही है कि एक लंबे अरसे से ये लोग जेल में हैं, इसलिए इन्हें छोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये कि केस में पेशरफ्त नहीं हुई है। पेशरफ्त वही प्रॉब्लम हुई। एटीएस ने जो है उस पेशरफ्त नहीं की, अपने मामले को बाकायदगी से पेश नहीं किया और ये 2022 के बाद से ये केस जो है धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया था। और जब 2000 दिसंबर में जब बेल प्ले फाइल की गई थी, उसके बाद से भी बहुत सारे जो लोग यही कयास लगा रहे थे। हालांकि उनकी जो डॉटर इन लॉ है, उनकी बहू जो है मेघा पानसारे, डॉक्टर मेघा पानसारे, उसने भी अपना शक जाहिर किया था इस मामले को लेकर के और उसी के खिलाफ उन्होंने एक जो इंटरवेंशन जो है बेल प्ले ऑलरेडी फाइल किया हुआ था। हाँ, तो उस पे भी सुनवाई जो है वो होगी और मेरे ख्याल से हो सकता है कि उस पर क्या हो सकता है और नतीजा सबको मालूम है। तो अब इन मुलजिमीन की बेल से इस केस पर क्या कुछ असरात होंगे? गोविंद पंसारे का केस क्या मजबूत है? क्योंकि 5 साल का लंबा वक्फा, उसमें अपडेट नहीं होना और इनको इस तरह से रिलीज किया जाना, एक तरह से जमानत मिल जाना, तो आगे इनके लिए रास्ता साफ है। जिलानी, देखिए बिल्कुल खास बात है, गोविंद पंसारे नहीं, नयन दाभोलकर और एक जर्नलिस्ट की जो डेथ हुई है वो तीनों कनेक्ट है।
जी जी। ठीक है, दाभोलकर के मर्डर में जो जिसने मर्डर किया था वो उसका लिंक भी पानसारे के मर्डर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखिए पूरा एक देखिए ये जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये अंधविश्वास के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो अंधविश्वास के खिलाफ इसमें हिंदुत्व और वो भी उसका भी शामिल होना जरूरी है। अब महाराष्ट्र में ऐसी गवर्नमेंट है जिसका टारगेट वोटर है हिंदुत्व जी। और अगर इन जैसे लोगों को यहाँ पर सजा होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको डर रहता है कि उनका जो कोर वोटर है जी, वो उनसे बिखर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा मामला अब जो है लगता नहीं है कि ये बहुत एक्टिवली, जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होती महाराष्ट्र में, जब तक नहीं लगता कि ये एक्टिवली जो है इसको परस्यू किया जाएगा और कुछ इंसाफ मिल पाएगा। ठीक, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जो, हाँ जी जलानी बोलिए। नहीं मतलब ये केस पर कहीं ना कहीं सियासी अवामिल कारफरमा है इस केस के पीछे। हाँ डेफिनेटली क्योंकि देखिए ये नरेंद्र दाभोलकर का जब मर्डर हुआ था तो उसके पानसारे का जो मर्डर, ये दोनों एक्यूज जो गोली चलाने वाला शिक्षक एक ही है और उसका लिंक है कुछ हिंदीवादी संगठन से। तब ऐसे में इनकी जमानत से इस केस पर क्या असरात देखने को मिल रहे हैं? वकला की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए अब जमानत मिली है तो जाहिर सी बात है कि जब एटीएस ने पूरी तरह से इसको परसीव किया नहीं है, अपनी दलीलें पेश की नहीं है, तो जाहिर सी बात है हल्का हो गया है। अब देखिए अब इनकी जो इंटरवेंशन बिल प्ले है डॉक्टर मेघा पानसारे की, वो उस पे क्या है, क्या हो सकता है, क्या होगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो अभी आप मान के चलिए कि अभी कुछ नहीं होने वाला इनके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल गोविंद पंसारे केस में जिन मुलजिमीन को आज जमानत मिली है, इस पर एटीएस क्या कुछ कार्रवाई करती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सैफ अली खान को चाकू मारने के केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट बांद्रा ने मुलजिम शरीफुल इस्लाम को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। अदालत ने पुलिस की हिरासत में 2 दिन की तौसी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अदालत ने पुलिस को BNS कानून पढ़ने का मशवरा दिया। इसमें से यह भी कहा गया कि अगर तफ्तीश के दौरान नए शवाहिद सामने आते हैं तो नए BNS कवानीन के मुताबिक दोबारा पुलिस हिरासत तलब कर सकती है। अदालत ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में मुलजिम की पुलिस हिरासत में तौसी का जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता है। आज कोर्ट में पुलिस ने पुलिस कस्टडी मांगने की डिमांड की है। जो पुलिस कस्टडी जज को लगा कि वो सस्टेनेबल रीजन नहीं है, वो रीजन उन्होंने खारिज कर दिया। इसके लिए आज जज ने जो ऑब्जर्वेशन लिया है वो करेक्ट लिया है और उनके पास ऐसा कोई रीजन नहीं था जो पुलिस कस्टडी एक्सटेंड किया जाएगा। इंस्पाइट उन्होंने काफी रिक्वेस्ट भी की जज साहब को, लेकिन जज साहब ने प्रॉपर्ली उनको ऑब्जर्वेशन लिया है कि फर्स्ट रिमांड सेकेंड रिमांड में जो एनसीपी एससीपी रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने वक्फ तरमीमी बिल के लिए बनाई गई कमेटी के कुछ अरकान को मुअत्तल करने के फैसले को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत में अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हें जगदम्बिका पाल से ये उम्मीद नहीं थी। एक सशक्त लोकतंत्र में जिस तरह से ऑपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है, हमें बहुत दुख हुआ। हमारी बहुत से जगदम्बिका पाल जी हमारे बड़े पार्लियामेंट के वरिष्ठ नेता रहे, बहुत सालों ने उन्हें पार्लियामेंट में काम किया है। मैंने उनके साथ बहुत साल कांग्रेस में काम किया, ओरिजिनल कांग्रेस के है वो, कांग्रेस में बहुत साल हम साथ में काम किया है। जगदम्बिका पाल जी, उनके भाषण हम बड़े प्यार से और आदर से सुनते आ रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहाँ किया हमें बहुत दुख हुआ। एक लोकतंत्र में ये शोभा नहीं देता और जगदम्बिका पाल से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की मीटिंग पर शिवसेना यूबीटी के एमपी अरविंद सावंत का कहना है कि ये कमेटी आइन और कवायद के मुताबिक नहीं चली और आइन की शिकों की खिलाफ वर्जी की गई है। पहली बात ऐसी कि क्यों विरोध किया है कि संविधान के नियमों के तहत नहीं चल रहा है। संविधान की धारा 26 हो, 25 हो, 36 हो,
सभी का उल्लंघन हो रहा है। अब रही बात आप जो कुछ करने जा रहे हो, जैसे कि आपने उसके एक नियम में, क्लॉज में आपने कह दिया कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर पहले चुनाव से लोग वक्फ बोर्ड पे आते थे, अब चुनाव नहीं होगा, केंद्र सरकार उस पर नॉमिनेट करेगी। आप जानते हो कि जब केंद्र सरकार ने हाल ही में इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या नियम बनाए, महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ वाकये पर महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सूरत-ए-हाल का नोटिस लिया है, ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि ऐसा दोबारा न हो। प्रयागराज में कुंभ में जो घटना हुई है उसके लिए पूरा देश चिंतित है। दुख की बात है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जायजा लिया है। उन्होंने खुद ही इसके बारे में बहुत कदम उठाए हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पर 8-10 करोड़ लोग हैं। सारी व्यवस्थाएं तो अच्छी है, जितने भी देश से लोग आए हैं कुंभ जाकर, सारी व्यवस्था का जो अच्छाई वो बता रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कई सारे लोग गए, वो भी अच्छी व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन घटना हुई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए प्रशासन और शासन काम कर ही रहा है। इस घटना में जो भी वहां पर कैजुअलिटी हुई है उसके बारे में भी सरकार सोचेगी। हमारी सरकार भी जो सक्षम है, वहाँ का प्रशासन सक्षम है, और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इसका बहुत सीरियसली। वहीं अपोजिशन पार्टियां महाकुंभ के दौरान भगदड़ पर हुकूमत के इंतजामात पर सवाल खड़े कर रही है। सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी के साबिक वजीर निरंजन देवी ने खुद कहा कि महाकुंभ के इंतजामात ठीक नहीं है। कि निरंजन देवी जी, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मेरे साथ सांसद भी रही है, हमारा केंद्र सरकार में मंत्री भी रही है, उन्होंने मांग की जो खुद वहां कुंभ मेले में है। तो निरंजन ज्योति जी ने ऐसा कहा है कि यहाँ प्रशासन का जो काम है वो ठीक नहीं हो रहा है और यहाँ आर्मी या मिलिट्री को लाया जाए, ऐसा निरंजन देवी जी कह रही है जो वहां है। तो अगर जिन्होंने निरंजन ज्योति जी ने जो सांसद रही है भारतीय जनता पार्टी से, वो खुद वहां है, उनको अगर ग्राउंड रिपोर्ट ऐसा हो तो सच ही होगा ना। शिवसेना यूबीटी ने रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने भी महाकुंभ भगदड़ वाकये पर सख्त रद्दमल जाहिर किया। संजय राउत ने कहा कि वुज़रा के दौरों के लिए दरिया के किनारे कुछ हिस्सों को बंद करने से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि वीआईपीज़ के दौरों के लिए एक दिन मुख्तस किया जाना चाहिए। संजय राउत ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि कुंभ इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये आस्था से जुड़ा मामला है। प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसमें भारी संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग है। करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनकी प्रचार यंत्रणा है। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। करोड़ों लोग अगर आप वहां लाते हैं, बुलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था क्या है? लोग सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं सड़क पर सोई है। मैंने उनकी रिएक्शन देखी है कि क्या है कुंभ में। लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। आज पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने के मामले पर मुंबई में आरपीआई पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि वो डॉक्टर अंबेडकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ये आंदोलन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से बोरेली में यहाँ रास्ता रोको आंदोलन किया है और पंजाब में अमृतसर में यहाँ 26 जनवरी के दिन बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू को तोड़ा गया है और ये जो हथौड़ा मारा है वो हरामखोरों ने, ये हथौड़ा हमारे भारतीय जो नागरिक है उनके सीने पे वार किया है और स्वतंत्रता पे वार किया है, प्रजासत्ताक दिन पर वार किया है। और ऐसे हरामखोर लोगों को फांसी की शिक्षा होनी चाहिए, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का खटला दाखिल होना चाहिए
और उनकी भारतीय नागरिकत्व रद्द होनी चाहिए, ऐसी हम पंतप्रधान से मांग करते हैं। किरीट सोमैया ने परभनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा इंकशाफ किया और दावा किया कि गुज़श्ता 6 माह से महाराष्ट्र के मालेगांव, जालना, परभनी और अमरावती अजला में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तानी शहरी बनाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरगर्मियां न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि मुल्क की सलामती के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। 6 महिने महाराष्ट्रात देश तक एक गँग निर्माण झाली। या सिंडिकेट मध्ये बांगलादेश बॉर्डरवरचे 2 एजंट आहे। या सिंडिकेटचं केंद्र मालेगाव आहे। त्यात 2 पॉलिटिशियन आहे। इथले काय अतिरेकी संघटनेचे प्रमुख आहे। त्यांनी तो भारतात जन्म मृत्यू नोंद कायदा आहे त्यात एक सुधारणा गेल्या वर्षी संसदेने केली। त्याचा दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, दबाव, प्रभाव गेल्या 6 महिन्यात 2 लाख बांगलादेशी रोहिंग्या यांचा जन्म महाराष्ट्रात त्याच्या गावात झालाय असा अर्ज करून त्यांचा भारतीय जन्मता उशिरा जन्माचा दाखला घेण्यात। शिवसेना के लीडर और साबिक कारपोरेटर राजेंद्र सिंह भुल्लर ने ऐलान किया कि अगर कोई उल्हासनगर में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले बांग्लादेशी शहरियों के बारे में मालूमात फराहम करने वालों को वो 11,011 रुपये का इनाम देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने शहर में बैनर्स लगाए। बैनर के जरिए ताजिरों से अपील की गई कि वो किसी भी शख्स को मुलाजिमत देने से पहले उसके बारे में सही छानबीन कर लें। कुछ दिन पहले हाल ही में मुंबई में एक इंसिडेंट हुआ था। बांग्लादेशी ने एक फिल्म एक्टर पे अटैक किया था। उसके बाद में उल्लासनगर पुलिस ने सतर्क होकर 12 बांग्लादेशी उल्लासनगर से पकड़े गए। तो मेरा शहर वासियों से और नागरिकों से ये निवेदन है कि भी अपने आस पड़ोस में अगर कोई बांग्लादेशी रहता है उसकी सूचना हमारे जनसंपर्क कार्यालय में या पुलिस स्टेशन में दी जाए। जो जानकारी देगा उसकी नाम गुप्त रखा जाएगा और जानकारी देने वाले को उल्लासनगर शहर प्रमुख भुल्लर महाराज की तरफ से 1111 का इनाम दिया जाएगा। उल्लासनगर में सभी व्यापारियों से, होटल वालों से, कारखाने वालों से और इनसे निवेदन करता हूं कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को जॉब पे रखते हैं बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के उनको जॉब पे नहीं रखा जाए। हाल ही में जालना में कांग्रेस के 8 कारपोरेटर शिवसेना में शामिल हुए। इस बारे में पूछे जाने पर एमपी डॉक्टर कल्याण काले ने कहा कि हम तंजीम को मजबूत करके आइंदा इंतखाबात का सामना करेंगे। उन्होंने पंकजा मुंडे को सरपरस्त वजीर बनने पर मुबारकबाद दी और तवक्को की कि जालना जिले के तरक्याती कामों में तेजी आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मनोज जारंगी पाटिल को दोबारा हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। जालना में कांग्रेस के 8 नगर सेवकों ने शिवसेना में प्रवेश किया है। इस विषय पर बात करने के साथ हमारे साथ में खासदार डॉक्टर कल्याण काले। सर, कॉर्पोरेशन का चुनाव होने पर इसी बीच में 8 नगर सेवक कांग्रेस में प्रवेश शिवसेना में प्रवेश किया। कांग्रेस के 8 नगर सेवक पहले तो गए ही नहीं, और यदि ऐसे कोई नगर सेवक गए होंगे तो हमारे यहाँ के जो साबिका विधायक हैं हमारे कैलाश गोरंट्याल साहब में और बैठ के उसके बारे में छानबीन करेंगे और संगठन और मजबूती के साथ करके आने वाले चुनाव को सामना करेंगे। देखो, पालक मंत्री किसी को करना किसी को नहीं करना ये पूरा के पूरा माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के हाथ में। और हमारे अपने पंकजाताई मुंडे को अपने पालक मंत्री बनाया, सबसे पहले तो उनको मैं बधाई देता हूँ और उनको शुभकामना भी देता हूँ कि जालनी जिले से ज़्यादा उन्हें डेवलपमेंट के काम करें। जारंगी पाटिल को तो ओपोजिशन को बैठने का काम ही नहीं पड़ने देना था। हालांकि कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था कि आपका आंदोलन पीछे लेकर के गवर्नमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उनकी जो कोई मांग है वो जल्दी पूरी करें। फिर एक बार उनको पोजीशन को बैठना पड़ा। ये बहुत गलत बात उनके साथ हो रही है। हम उनके साथ हैं। मुझे मालूम नहीं उन्होंने सोबड़ पे लड़ने की घोषणा की कि नहीं, लेकिन यदि की भी है और नहीं भी की है तो हमारी जो सृष्टि है बम्बई की, दिल्ली की, उन्होंने बात करके आगे चल के उनका मसला हल करेंगे। तो ये तो आगामी चुनाव कैसे लड़ना है ये पक्ष सृष्टि तय करेंगे। नाजिम मनियार, मुंसिफ टीवी। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस की कमिश्नर विनय चौबे का कहना है कि पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट ने हिंदुस्तान में बैनुल-अक़वामी साइबर फ्रॉड सिंडिकेट के एक अहम हैंडलर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम डेविड है।
उसके 5 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के खिलाफ साइबर फ्रॉड के 102 मुकदमात दर्ज हैं। सिंडिकेट से संबंधित भारत में उनके एक प्रमुख हैंडलर डेविड उर्फ सैम, उसे अरेस्ट किया है। डेविड उर्फ सैम के साथ 5 उसके और सहकारी हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। ये सभी जो 5 साइबर फ्रॉडस्टर हैं, उसमें से 2 झारखंड के, एक गुजरात का, एक नासिक का और एक स्थानिक है। इनके पास जो म्यूल अकाउंट प्राप्त हुए हैं, उससे ये जानकारी मिल रही है कि इनके ऊपर कम से कम 102 साइबर फ्रॉड के केसेस दाखिल हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले सभी नागरिकों से यह आह्वान किया जा रहा है कि कृपया करके आप सेबी अप्रूव्ड एजेंसीज और उनके वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस, उस पर ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। किसी प्रकार के झांसे में नहीं आए, किसी प्रकार के लालच में नहीं आए, और जो सेबी अप्रूव्ड एजेंसीज है और उनके जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं, उसके जरिए ही आप अपने। जलगांव जिले के 40 गांव शहर के घाट रोड पर वाक़ सागर जनरल स्टोर और कागजी किताब घर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। दोनों दुकानों में बीती शब आग लगी थी। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम लाखों रुपए मालियत की किताबें और जनरल स्टोर का सामान जलकर राख हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।